हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट प्रतियोगी परीक्षा के लिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत धारा। इसके बाद हमने शुरू किया था प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स टॉपिक। ऑप्टिक्स के अंतर्गत भी हम माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी के बारे में बात कर चुके हैं और उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं इसकी भी बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे, आज क्लास नंबर 25 है अपनी, और क्लास नंबर 25 के अंदर आज अपन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक आपके प्रकाशिकी की घटना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका 100% आने वाला है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कोई एक लेक्चर में आपको पूरा नहीं करवाया जा सकता, काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। इसलिए मैं इसे 2 या 3 लेक्चर्स में छोटे छोटे टुकड़ों में आसान भाषा में और मजेदार लेक्चर्स के साथ में पूरा करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने कॉपी पेन को लेकर के तैयार हो जाइए। जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि एक विद्यार्थी जीवन में अगर हथियारों की बात की जाए तो एक विद्यार्थी के पास 3 चीजें होना जरूरी है। एक तो उसका पेन, एक उसके पास कॉपी और एक अच्छी सी किताबें, है ना। ये अगर है जीवन में विद्यार्थी के, तो वो निश्चित रूप से ही किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त कर सकता है और 101% वो एक अच्छे मुकाम को भी जरूर हासिल करता है। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं लैब असिस्टेंट 2018 में सिलेक्टेड। और आप सभी लोगों को जो है लगातार 2018 के पहले से और बाद से कंटिन्यूअसली लगा हुआ हूं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गाइडेंस करता रहता हूं। और इसके अलावा मैंने आईआईटी जेईई मेंस, एलडीसी, पीटेट, एसएससी एमटीएस, आरआरबी एएलपी जैसे एग्जाम्स में भी सिलेक्शन लिया है। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश के व्यतिकरण की जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल दीजिए प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, फटाफट, प्रकाश का व्यतिकरण। इसमें थोड़ी सी थ्योरी भी है, उसे भी अपन को लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब जिसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना केवल दिमाग लगा लेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। व्यतिकरण का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। व्यतिकरण का मतलब होता है कि 2 या 3 चीजों का आकर के मिलना, 2 या 3 चीजों का आकर के मिलना और एक नया परिणाम, एक नया रिजल्ट तैयार करना, और इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस। लेकिन जब बात की जाती है प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, तो उसका मीनिंग क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है कि जब अलग अलग 2 रेज, मान लीजिए एक रे ऐसे आई और एक रे यहां से ऐसे आती है, तो ये दोनों रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिली है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलने के बाद अब क्या होगा, एक नई परिणामी तरंग जो है, मान लीजिए ये रिजल्टेंट वेव तैयार हो गई। ठीक है, ये अभी ऐसे डायग्राम नहीं है, इसको अपन सिर्फ समझ रहे हैं, आगे मैं पूरी थ्योरी लिखवा के डायग्राम वायग्राम सब करवाऊंगा। ये पहली और दूसरी वेव जो है, तरंग जो है वो निकली और यहां आकर के मिली, मिलने के बाद एक नई किरण या प्रकाश की तरंग जो है बाहर निकलती है। ये क्या है? परिणाम है, रिजल्ट है। ये क्या है? अपने रिजल्ट है। समझ में आ गई बात? तो ये जो 2 अलग अलग वेव्स आकर के मिलकर एक नई वेव बनी है, अब ये नई वाली तरंग के अंदर, नई वाली किरण के अंदर बताइए
कि इसका जो भी आप बात करें इसके इंटेंसिटी तीव्रता की या इसके आयाम की, इसके आवृत्ति की, तो ये दोनों जब मिले होंगे तो इस परिणामी तरंग के अंदर कुछ न कुछ तो चेंज आया होगा। इतना तो समझते हैं ना, कुछ न कुछ तो चेंज आया ही होगा। चेंज आने का मतलब कि हो सकता है उसकी वैल्यू जो भी पहले आयाम थे इन दोनों के अलग अलग, और वो आगे जाकर के कम हो गया हो या बढ़ गया होगा, है ना। या इन दोनों की तीव्रता कुछ न कुछ रही होगी, वो तीव्रता आगे जाकर के बढ़ गई होगी या घट गई होगी। समझ में आ गई बात। तो अब इसी पूरे के पूरे घटनाक्रम को जो है हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और इस व्यतिकरण का एक बहुत ही शानदार सा प्रयोग किया था यंग्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने? यंग ने। हिंदी में तो लिखते हैं यंग, लेकिन इंग्लिश में लिखा जाता है यंग्स। ठीक है। तो यंग नामक एक वैज्ञानिक ने बहुत ही शानदार सा प्रयोग करा, और जिसे ड्यू स्लिट प्रयोग कहा जाता है या द्विछिद्र प्रयोग कहा जाता है। तो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन बनेंगे। वहीं पर अपन समझेंगे कला संबंध स्रोत क्या होते हैं और इनको कैसे बनाया जा सकता है, ये एक्सपेरिमेंट कैसे जो है इसको अपने अलग अलग व्यतिकरण की प्रक्रियाओं को प्रूव करता है। ये सब चीजें इसमें अपन समझने वाले हैं। तो व्यतिकरण क्या होता है वो चीजें आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा एक इंटरेस्ट जगा होगा कि हाँ, अब मुझे जानना है कि कैसे जो है दो अलग अलग प्रकाश की किरणें या तरंगे आकर के मिलती है और एक नई परिणामी तरंग बनती है। मैंने यहां किरण और तरंग दोनों शब्दों का उपयोग किया है। जो विद्यार्थी थोड़ा सा डीप लेवल पर अगर प्रकाश को पढ़कर आया है, 12th लेवल उसने जो आईआईटी या नीट की तैयारी कर रखी है, तो वो कहेगा कि डबल प्रकार का नेचर या प्रकृति होती है। दो नेचर होते हैं प्रकाश के, एक तरंग नेचर और एक कण नेचर, है ना, पार्टिकल नेचर। तो उन सब पे अपन को नहीं जाना, इसलिए मैं कभी किरण वर्ड भी यूज करूंगा, कभी तरंग शब्द भी यूज करूं, तो आप उसके पार्टिकल और तरंग यानी कि कण और तरंग वाले या वेव वाले नेचर पर मत जाइएगा। ड्यूअल नेचर की बातें अपने को इसमें नहीं करनी है। इसलिए ठीक, आपका लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो उस लेवल तक की बातें नहीं करता है। आप अगर आईआईटी नीट की तैयारी करते हैं तो वहां यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तरंग के आधार पर प्रकाश कौन कौन सी घटनाएं प्रूव करता है, कण के आधार पर कौन कौन सी करता है, लेकिन इसमें अपने को वो सब चीजें नहीं पढ़नी। ठीक, तो डरिएगा मत। अब मैं इसको मिटा देता हूं और फिर अपन बढ़िया से अब तरंग के नोट्स बनाना शुरू करते हैं इसके, और मजा आ जाएगा। ठीक, चलो फटाफट से अब आप सभी लोग लिखेंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूं प्रॉपर तरीके से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, चलिए। तो अब अपन प्रॉपर तरीके से एकदम बढ़िया जो मेरे खुद की जो बुक आने वाली है आप लोगों के लिए, उसी की एग्जैक्ट थ्योरी आपको यहाँ लिखवाई जाएगी। लिखिएगा। जब दो स्रोतों में, जब दो स्रोतों में उत्सर्जित उत्सर्जित सर्वसम तरंगे, सर्वसम तरंगे समष्टि के, समष्टि के, ये भी समझा दूंगा, है ना, इसमें जो कुछ हिंदी यूज हो रही है ना वो भी बता दूंगा इंग्लिश में। समष्टि के किसी बिंदु पर अतिव्यापित, अतिव्यापित को इंग्लिश में कहेंगे ओवरलैप। वैसे ये पूरा इंग्लिश में भी समझा दूंगा अभी। अतिव्यापित होती है तो इस बिंदु इस बिंदु पर परिणामी, इस बिंदु पर परिणामी तरंग तीव्रता, परिणामी तरंग तीव्रता
इनमें से किसी इनमें से किसी भी तरंग की किसी भी तरंग की व्यष्टिगत इंडिविजुअल, ठीक है, व्यष्टिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल, व्यष्टिगत तीव्रता से कम या अधिक, ये मैंने अभी समझाया ना, तीव्रता बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, परिवर्तन आएगा ही। तो तीव्रता से अधिक कम या अधिक हो सकती है हो सकती है, ठीक है। इस प्रभाव को इस प्रभाव को व्यतिकरण व्यतिकरण कहते हैं। इस प्रभाव को व्यतिकरण कहते हैं। तो आप एक बार सुन लीजिए वापस से, वैसे आप सब साथ में लिख ही रहे हैं कि जब दो स्रोतों से उत्सर्जित सर्वसम तरंगे, सर्वसम तरंग का मतलब है एकदम सेम तरंगे, जिनके आयाम समान होने चाहिए, तीव्रता समान होगी, इस प्रकार की तरंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों अलग ही एकदम तरंगे ले ली, नहीं, एकदम सर्वसम यानी समान टाइप की तरंगे लेंगे आप, उनके समष्टि के किसी बिंदु, समष्टि का मतलब पूरा का पूरा जो सराउंडिंग्स होता है, वहां पर किसी न किसी एक बिंदु पर अति व्यापित ओवरलैप होती है दोनों तरंगे। तो फिर इस बिंदु पर क्या होगा, रिजल्टेंट एक नई तैयार होगी परिणामी तरंग, और उसकी तीव्रता जो होगी वो इनमें से किसी भी तरंग की व्यष्टिगत तीव्रता, व्यष्टिगत मतलब इंडिविजुअल जो दोनों की अलग अलग तीव्रता है, उससे या तो कम हो जाएगी परिणामी तीव्रता, या फिर अधिक हो सकती है। और जो ये कम होना तीव्रता का या अधिक हो जाना तीव्रता का जो प्रभाव है, उसी को हमने क्या नाम दिया है, व्यतिकरण नाम दिया है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि व्यतिकरण तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। जो ये व्यतिकरण है, व्यतिकरण व्यतिकरण तरंगों के अध्यारोपण अध्यारोपण के सिद्धांत पर अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो व्यतिकरण तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है, सुपर इम्पोजिशन, ये आप जब 11th क्लास का अपन 4 टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें जो चौथा टॉपिक अपन पढ़ेंगे तरंग, वहां पर भी आने वाला है। जो चीजें अपन अभी पढ़ने वाले हैं ना इस व्यतिकरण में, वही चीजें वहां यूज होने वाली है। तो उसी अध्यारोपण का सिद्धांत का यही है कि जब दो तरंगे मिलकर एक नई तरंग बनती है, तो ये दो तरंगे ओवरलैप हुई, ओवरलैप होने को ही कहते हैं अध्यारोपण, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि ये व्यतिकरण जो होता है ये कितने प्रकार का हो सकता है, क्योंकि अपन ने अभी जस्ट आगे बात करी है कि जब अपनी दो तरंगे मिलेगी तो परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है, या तो तीव्रता कम करेगा या तीव्रता को बढ़ा देगा। तीव्रता कम हो रही है तो कौन सा व्यतिकरण हुआ होगा, और तीव्रता अगर बढ़ रही है तो कौन सा व्यतिकरण हुआ होगा। इस आधार पर व्यतिकरण के दो भाग है, जिन्हें कहा जाता है, एक आपका संपोषी व्यतिकरण और एक कहा जाता है विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। एक है अपने पास में कौन सा, समपोषी व्यतिकरण, ठीक, समपोषी व्यतिकरण, और एक है विनाशी व्यतिकरण। क्या है, विनाशी व्यतिकरण। समझ में आ गई बात। तो व्यतिकरण दो टाइप का है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, संपोषी मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और विनाशी व्यतिकरण का मतलब है डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रॉय, जो होता है ना, विनाश का मतलब क्या, डिस्ट्रॉय होना है ना, तो विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ नया बनने वाला, संपोषी यानी कि कुछ नया बनेगा, नया पोषण वाला, ठीक। आगे इनको समझेंगे ये कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, यंग्स डबल स्लिट ने पूरा इसको अच्छे से लिख रखा है। चलो अब इसको लिख लीजिए आप आगे फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो आगे लिखेंगे व्यतिकरण का विनाशी या संपोषी, आगे लिखो कि व्यतिकरण, व्यतिकरण का विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव या संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव या संपोषी होना, होना अध्यारोपण, अध्यारोपण कर रही दो, कर रही दो तरंगों के मध्य, कर रही दो तरंगों के मध्य आपेक्षिक यानी रिलेटिव, रिलेटिव आपेक्षिक कलांतर, ठीक है, ये भी आगे पढ़ेंगे अपन। फेज डिफरेंस, कलांतर मतलब होता है फेज डिफरेंस, कलांतर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आपका व्यतिकरण जो है वो विनाशी होगा या संपोषी होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है उसमें दोनों में, जो भी अपने पास में व्यतिकरण में दो अलग अलग वेव्स आ रही है, दोनों अलग अलग तरंगे आ रही है, उन दोनों अलग अलग तरंगों के बीच कलांतर कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, उस फेज डिफरेंस पर निर्भर करता है कि आपका संपोषी व्यतिकरण होने वाला है या फिर क्या होने वाला है, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। अब कितना होता है तब क्या होगा वो कैलकुलेशन से निकलता है, और वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरी की पूरी स्टडी करवा देगा, ठीक है ना। अभी से डाउट मत लाना ये कैसे होता है वो कैसे होता है, सब होगा धीरे धीरे रे भैया, सब धीरे धीरे होत, ठीक है। आगे लिखो, अब लिखेंगे नेक्स्ट, संपोषी, संपोषी व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण में परिणामी यानी रिजल्टेंट, परिणामी तीव्रता व्यष्टिगत यानी इंडिविजुअल, व्यष्टिगत तरंग तीव्रता, तीव्रता से अधिक, ठीक है। संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता जो है वो इंडिविजुअल जो वेव्स है दोनों उनसे ज्यादा तीव्रता की आती है, परिणामी तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट, विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, तो विनाशी व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता व्यष्टिगत तरंग तीव्रता, व्यष्टिगत तरंग तीव्रता से कम, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल वेव से यहां पर जब विनाशी व्यतिकरण हो रहा है तो कम हो जाएगा। और आप ये खुद भी समझ सकते हैं, देखो इसका नाम से ही पता चल रहा है, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है।
समपोषी व्यतिकरण यानी जिसमें अच्छा खासा पोषण मिलने वाला है। तो जिसमें अच्छा खासा पोषण मिलेगा उसमें क्या होगा, तीव्रता बढ़ जाएगी, बॉडी बिल्डर बन जाएगा, है ना। और जिस व्यतिकरण में क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण है, तो सीधी सी बात है कि तीव्रता जो है वो क्या हो गई होगी, विनाश होकर के कम हो गई होगी। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि दो तरंगे समान कला में कहलाती है। लिखो, जो कलांतर की बात हो रही है ना, वो दो तरंगे, दो तरंगे समान कला में कहलाती है। क्या है, दो तरंगे समान कला में कहलाती है यदि इन यदि इनके मध्य इनके मध्य कलांतर, यदि इनके मध्य कलांतर जो है फाई, है ना, कलांतर को फाई से डिनोट किया जाता है। और फाई बराबर कितना हो, 0 होना चाहिए, या फिर 2 पाई होना चाहिए, या फिर 4 पाई होना चाहिए, या फिर 6 पाई होना चाहिए, और डैश डैश डैश। ठीक है, तो कोई भी दो तरंगे समान कला के अंदर कहलाएगी यदि दोनों तरंगों के पथांतर, सॉरी कलांतर, पथांतर तो पाथ डिफरेंस जो आगे आएगा, ये है फेज डिफरेंस, यानी दोनों तरंगों के जो कोण हैं उन कोणों के अंदर अगर जो अंतर है वो कितना है, या तो 0 अंतर हो, बिल्कुल सेम कोण आ जाए, या 2 पाई का अंतर हो, या 4 पाई का, या 6 पाई का, या 8 पाई का, इस प्रकार का अगर अंतर है तो फिर इन दोनों तरंगों को समान कला में, सेम फेज में कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सेम फेज में कौन कौन सी वेव्स होगी, जब उनका फेज डिफरेंस, कलांतर कितना होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे, इधर ही लिख लो इसके साथ ही, दो तरंगे दो तरंगे विपरीत कला में। ठीक है, ये तो क्या था, समान कला में। अब यहां पर क्या लिख रहे हैं, जब दो तरंगे विपरीत कला में हो, विपरीत कला में हो तो फाई यानी कि कलांतर कितना होना चाहिए, तो तब कलांतर हो जाएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस प्रकार से हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो समान कला में तो कब कहलाएगी, जब उनका कलांतर यानी जब अंतर, फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इस प्रकार से आपके पाई का समगुणक है। ठीक है, और दो तरंगे विपरीत कला में होगी, ठीक है, तो तब कलांतर कितना होगा, तो तब कलांतर होगा पाई का ओड मल्टीपल यानी विषम गुणक होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इस प्रकार से। समझ में आ गई बात। चलिए, काफी अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं भी देखो कुछ किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए ना, तो मुझे बता दिया करे कमेंट करके कि सर ये दिक्कत आ रही है आपके वीडियो वगैरह में, है ना। क्योंकि रिकॉर्डिंग करते टाइम कहीं पर पता नहीं रहता है, टेक्निकली कोई ग्लिच आ रहा हो, अंदर वीडियो रुक रही हो, इस प्रकार का कोई इश्यू आए तो बताया करें। ठीक, चलो अब बात करते हैं कि इनके डायग्राम कैसे बनते हैं, है ना, जो मैंने आपको पहले बताया था उसकी बात करते हैं। पहला देखो, मान लीजिए ये इस प्रकार से एक वेव आ रही थी, ठीक है, इसको कहेंगे अपन, मान लो तरंग फर्स्ट, तरंग एक, और ऐसे की ऐसे बना लो दूसरी भी, मतलब इसमें जब गड्ढा है तो इसमें भी गड्ढा, इसमें ऊपर है तो इसमें भी ऊपर। ये है तरंग सेकेंड। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि ये समान कला में है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा, तो दो तरंगे समान कला में तब कहलाती है, जो अपने एक तो पीछे देखा है कि कलांतर देख करके 0, 2 पाई, 4 पाई,
लेकिन अगर ऐसा डायग्राम वाइज आ जाए तो कैसे पता चलेगा? तो आपको कुछ नहीं करना, किसी एक तरंग पर एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, मान लो मैंने ये बिंदु लिया, ये एक पीला पीला बिंदु दिख रहा है, ये ले लिया। ये किस में है, गड्ढे में है या ऊपर उठा हुआ है? गड्ढे के अंदर है ना? गड्ढे के अंदर ही तो है भाई, देखो धसा हुआ है ना अंदर ये पॉइंट। तो ये अगर गड्ढे के अंदर है पॉइंट, तो इसी टाइम पर इस लाइन के सिद्ध में ऐसे कैसे आप एक लाइन खींचेंगे, ऐसे है ना, ऐसे करते करते देखिए इस तरंग के अंदर भी ये पॉइंट कहां आ रहा है, गड्ढे के अंदर आ रहा है। गड्ढे के अंदर ही आ रहा है ना, देखो ये भी गड्ढे में, ये भी गड्ढे में। तो अगर एक ही टाइम पर, ये मान लो t बराबर कोई t डैश टाइम है, तब की बात हो रही है। तो जब एक ही टाइम पर दोनों तरंगों में गड्ढा आ रहा हो या दोनों तरंगों में ऊपर की तरफ जा रहा हो, यानी कि देखो वैसे तो शुद्ध हिंदी में तो ये जो ऊपर वाला टॉप भाग है इसे तो कहा जाता है श्रृंग, ठीक है, और इस गड्ढे को कहा जाता है ग्रत। तो जब आपका एक ही टाइम पर दोनों में श्रृंग बने और एक ही टाइम पर दोनों में ग्रत बने, मतलब सेम सेम चीजें चल रही हो, श्रृंग तो श्रृंग श्रृंग, ग्रत बना तब दोनों में ग्रत ग्रत बन रहा हो, तो ऐसी दोनों वेव्स किसमें कहलाएगी, समान कला में कहलाती है। तो ये दोनों किसमें है, समान कला में, सेम फेज में। ठीक है, अब ये समान कला के अंदर है, तो इनसे बनने वाली परिणामी जो तीव्र आपकी तरंग होगी वो भी इसी प्रकार की बन जाएगी और वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, और ये क्या होगी, परिणामी तरंग, रिजल्टेंट वेव। समझ में आ गई बात? तो ये आपने देखा कि एक तरंग फर्स्ट है, ये तरंग सेकंड है, दोनों में सेम टाइम पर सेम टाइप की आकृति बनती है, ग्रत तो ग्रत, श्रृंग तो श्रृंग, तो फिर परिणामी तीव्रता ऐसी बनेगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो दूसरा और अपन देखते हैं कि अपने पास एक अपन ने तरंग ली, छोटी सी यू वाली है ना, ऐसी बन रही है मान लो ऐसे, और एक अपन ने ले ली जो जस्ट इसकी उल्टी है, ऐसे। ये देखिए, अब इसमें देखो आप ध्यान से, ये देखिए मान लो यहां पर एक बिंदु लिया अपन ने, ये देखो कहां पर लिया है, सुरंग के ऊपर लिया, एक बिंदु दिख रहा है ना, अब तो इतना बड़ा कर दिया। तो एक बिंदु सुरंग के ऊपर लिया और इसी से फिर एक ऐसे डैश डैश करते आप लाइन खींचो और नीचे आओगे तो देखो ग्रत मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ग्रत मिल रहा है। सुरंग की जगह क्या मिल गया अपने को, अब ग्रत मिल गया, मिल रहा है ग्रत। तो सुरंग की जगह अब क्या मिला, ग्रत, यानी उल्टा मिल रहा है। इधर देखो ग्रत है, तब यहां पर क्या है, सरंग है, यानी उल्टा मिल रहा है। सरंग मिलेगा तो ग्रत, ग्रत मिलेगा तो सरंग। तो ये किसमें कहलाएगी, विपरीत कला में कहलाती है। किसमें कहलाती है, विपरीत कला में। ये किसमें है, विपरीत कला। ठीक है, ये किसमें है, विपरीत कला के अंदर है। तो इनकी जो परिणामी तीव्रता, सॉरी परिणामी तरंग होगी, वो एक केवल और केवल ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी मैं मोटी बना रहा हूं, पर ऐसा कोई नहीं है कि मोटी बनेगी। ठीक है ना, ये तो दिखने के लिए आपको अच्छे से एकदम, भाई आप फोटो वोटो लो तो ऐसे लगे आपको कि हाँ यार है ना बढ़िया। ये लो, ये जो है इसमें क्या बन जाएगी, परिणामी तरंग बन जाएगी। समझ में आ गई बात? ये क्या है, परिणामी तरंग है, रिजल्टेंट वेव ये बनेगी इस केस में। कब, जब ये विपरीत कला में है तो ऐसी बनेगी, जब समान कला में है तो ऐसी तरंग आपको मिलेगी। ये है आपका इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूंगा, अब शायद अच्छे से दिखाई दे आपको, है ना। आराम से फोटो लीजिए, मस्त दिख रहा है, कैसा सुंदर सा प्यारा सा, जैसे बाहर ही आ जाए तो क्या ही मजा हो, है। दिख रहा है कि अच्छा नहीं दिख रहा भाई, है? अरे पसंद आया कि नहीं आया, आया पसंद, ठीक है।
मैं नहीं, ये है ना। चलिए चलिए चलिए, इसका फोटो ले लीजिए भाई फटाफट। हाँ जी, फोटो ले लीजिए फटाफट, है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी लोगों को आज के लिए इतना ही ज्ञान, क्योंकि अगर ज्यादा दे दिया तो आप कल फिर है ना इंटरफेरेंस में पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला क्या हो रहा है ना। इसलिए धीरे धीरे अपन, हो सकता है एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा बने, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मार के आराम से 10-12 लेक्चर में भले पूरा हो ऑप्टिक्स, लेकिन पढ़ेंगे ऐसा कि एक बार पढ़ लिया ना फिर तो दूसरों को पढ़ाने के काबिल बन जाएंगे, इस लायक पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण जो एक टफ टॉपिक है वो भी आसान लग रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।